सीए बन गया, स्टार्टअप में काम करेगा, अरे पागल है क्या भाई, बहुत जॉब सिक्योरिटी नहीं, एकदम भी बहुत रिस्क है उसमें। जब मैं सीए बना था ना, तब मेरा भी यही व्यू पॉइंट था। बट आज के पॉडकास्ट में आपका व्यू पॉइंट बहुत बदलने वाला है, क्योंकि मेरे साथ है मेरे बेस्ट फ्रेंड रोहित जैन। थैंक यू सो मच रोहित जैन। रोहित जैन का 3.5 साल का एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में, ई कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एंड रोहित ने बहुत अनकन्वेंशनल स्टेप लिया था जब वो सीए बने थे हम लोग के साथ, एंड वो चीज़ आज बहुत फ्रूटफुल रहा। एंड उनके जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग जानेंगे कि ओवरऑल स्टार्टअप में आपका कैसा एक्सपोजर रहता है सीए बनने के बाद, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टार्टअप, एंड आपका ग्रोथ एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या है स्टार्टअप में। सो रोहित जैन, first of all, thank you so much for coming to my podcast. Really means a lot for me. Thanks, Mother, for inviting me. And you are doing really a great work. And congratulations for your new YouTube channel, Madhav Shivangi Classes. You people are working very great and helping CA aspirants. Thank you so much, God bless brother. you. And so coming towards you, तो आप हम लोग सब साथ में अपना जर्नी स्टार्ट किए सीए का, और साथ में क्लियर किया था। रिमेंबर दैट डे कि जब हम लोग का सबका सीए क्लियर हुआ, आपका फ़ोन आया, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, हम लोग तीनों जन कॉन्फ्रेंस में थे, बोले पास पास पास। वो जर्नी बहुत मैजिकल थी। तो आप अपना जर्नी को बता सकते हैं, सीपीटी से लेकर आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस, ओवरऑल सीए बनने तक का जर्नी। ठीक है, तो जर्नी ऐसी थी कि पहले अपने स्टार्ट किए सीपीटी से, जैसे अपने फाउंडेशन बोलते हैं अपने उसको। तो वो भेड़ चाल का भीड़ था पूरा, अपने कूद गए। पता था नहीं क्या करना है क्या नहीं। बड़ा बाज़ार में गए, ट्यूशन लिया, लाइन लगाया, और वहाँ देख रहे हैं 500-1000 बच्चे बैठ के एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बैठ गए, ट्यूशन लिया, 2 महीने बड़ा एग्ज़ाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाज मैं सीए इंटर। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, अगले दिन से ही पता चला कि हर जगह बैचेस फुल होना भी स्टार्ट हो गया। तो इस लेवल पे डिमांड चल रहा था। तो मतलब आप समझ लो 1200, 1300, 1500 बच्चे खाली कलकत्ता के एक ही लोकेशन में पढ़ने के लिए तैयार हैं, और वो ट्यूशन के लिए मारामारी चालू है। तो उसमें जाना, उसका टीचर का बैच ही मिल जाना, ऐसे लगता था कि वाह, वन सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गया। तो वो एक था, एक वो भी अलग ही फीलिंग था। वो आजकल के बच्चे का क्या है, सबका पेन ड्राइव क्लासेस, वो स्ट्रगल इज रियल, वो हम लोग समझ पाते हैं। वो तो एकदम एकदम मतलब वो 15-20 मिनट का ब्रेक होना, फटाफट खा के फिर दूसरा सेंटर में जाना, भागना, फिर मेट्रो पकड़ के सीधा रविंद्र सर उतरना, वो अलग ही फीलिंग है। मतलब वो तो और बहुत चेरिशेबल है वो एकदम एक्सपीरियंस। एकदम। तो वो काफ़ी इन्जॉय किया उस जर्नी को। 9 महीने ट्यूशन में डेडिकेटली ट्यूशन क्लासेस की। उसके बाद 3 महीने का सेल्फ स्टडी। उसके बाद अपने एग्ज़ाम क्लियर करके द नेक्स्ट स्टेप वाज आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप मैंने मिड साइज़ फर्म सेलेक्ट किया था, क्योंकि आई वांटेड टू हैव मतलब नॉलेज ऑफ ऑल द एरियाज़। तो मेरे को ऑडिट का एक्सपोज़र भी चाहिए था, टैक्स का भी एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने फिर मिड साइज़ फर्म का सिलेक्शन करके आई जंप इनटू दैट। तो फिर वो तो अलग ही पूरा बॉल गेम था कि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम आप फॉर्मल पहन के जा रहे हो, ऑफिस में बैठ रहे हो, मतलब आप वहाँ आपके सामने 10-15 साल, 20-25 साल का एक्सपीरियंस का बंदा बैठा है, जो रटा हुआ है उसको अकाउंट्स और फाइनेंशियल देख के बता देगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके साथ आपको बैठने मिल रहा है, वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, तो वो अलग ही मतलब फीलिंग है। मतलब पैसा दे के आदमी काम सिखा रहा है भाई, मतलब और क्या चाहिए तुमको। तो ऐसा था, मतलब वो अलग ही फीलिंग था। उसके बाद आउट स्टेशन ट्रैवल करने का हमेशा लालच रहता था, तो वो आउट स्टेशन ट्रैवलिंग का भी मज़ा था काफ़ी। मतलब दोस्त लोग के साथ रहना, मतलब पीयर्स के साथ। उसके बाद ट्रैवलिंग करना, कभी ट्रेन से कभी फ़्लाइट से, अच्छे होटलों में रहना, तो उस लालच में आउट स्टेशन भागते थे। वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपना आ गया फाइनल का एग्ज़ाम। ट्यूशन किया, एग्ज़ाम में फ़ोकस किया, पढ़ाई किया, एंड बाय गॉड ग्रेस एंड मतलब इतने सपोर्टिव पेरेंट्स एंड मतलब वेल विशर के वजह से और इतने अच्छे दोस्तों की वजह से बाय गॉड ग्रेस क्लियर हो गया एग्ज़ाम। सो 10 फरवरी वाज द रिजल्ट डेट, मतलब अपना साथ में ही था। तो वो तो अलग ही फीलिंग है पूरी। 10 फरवरी 2022 डेट टू रिमेंबर। सो बहुत ही बढ़िया जर्नी थी आपकी, और मैंने भी बहुत सारे जगह में कंट्रीब्यूट किया उस जर्नी में, तो बहुत खुशी है ये प्लेटफॉर्म शेयर करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकलशिप, जैसे आपने मेंशन किया कि आर्टिकलशिप में आपको लिटरली सीखने भी मिल रहा है और प्लस आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। मेरे को याद है फर्स्ट डे में पूरा एकदम कपड़ा पहन के, एकदम फॉर्मल्स पहन के गया, ऐसा लग रहा था हार्वी स्पेक्टर से कम नहीं हो। बट जाके समझ में आता है ग्राउंड रियलिटी की, एक्चुअल में जो सीए बन के जो
काम हो रहा है उधर, एकदम मतलब एकदम ग्राउंड एक रियलिटी चेक मिलता है और जो एक्सपोजर मिलता है, मेरे को लगता है ऐसा कोई कोर्स नहीं फाइनेंस लाइन में जो 3 साल का वैसा एक्सपोजर दे पाता है। एकदम मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई मोमेंट जहां पर आपको बहुत डाउन फील हुआ एंड गिव अप करने का मन किया एंड देन यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। डाउन फ़ील मैं बोलूँगा कि मतलब कभी फेलियर देखा नहीं था। हम्म। मतलब आप स्कूल से ही मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब ठीक है, मतलब बोर्ड्स में भी अच्छा मार्क्स आ गया, कभी फेलियर देखा नहीं। तो जब फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ है पहला अटेम्प्ट में एग्ज़ाम, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, अरे! ये क्या हो गया अचानक से, मतलब सब कुछ तो सही चल रहा था, ट्यूशन भी किया, मेहनत भी किया, एग्ज़ाम भी ठीक गया। लेकिन फिर पता चलता है कि हाँ, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मतलब इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मतलब यहाँ पे 1000 बच्चे मतलब एक ही लोकेशन पे, जैसे मैंने मेंशन किया, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मतलब सोचो, समझ लो इंडिया का कितना बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है जहाँ पे 5-6% का रिज़ल्ट है। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद द अदर्स। हम्म। तो उसमें डिफरेंशिएशन के लिए तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे मतलब डाउनफॉल वाला डे तो वही था, रिज़ल्ट वाला डे, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो फिर उसको पुश बैक करके फिर अगले दिन से बैठना, फिर सेम चीज़ पढ़ना, तो वो चैलेंजिंग था पहला 2 हफ़्ता, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो फेज़ भी निकाल लिया था। तो जैसे 12 फेल मूवी में बोलता है ना, रीस्टार्ट, अपने को रीस्टार्ट करना है। मेरे एक रीस्टार्ट। टीचर थे, वो बोलते थे कि जैसे आपका पेपर कंप्लीट हुआ, फाड़ो और ट्रीट एवरी पेपर एज योर फर्स्ट एग्जाम। तो वो हमेशा आपको रिबाउंड करता है और मैं मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। सो 10 फरवरी 2022 वाज द डेट, जैसे आपने मेंशन किया। यस। उसकी फीलिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट हाउ वाज दैट डे एंड वो मैजिक मोमेंट। वर्ड में फीलिंग डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो डे मतलब बहुत ही मैजिकल है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, मतलब अपने आप ही फ़्लो में कभी आँसू आ रही है, कभी खुशियाँ हैं, चारों तरफ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मम्मी-पापा लोग भी बहुत ही खुश हैं, बहनें बहुत खुश हैं, दोस्तों की फ़ोन आ रही है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, मतलब हाँ। आपके साथ। और जो आपने फेलियर देखा है ऑलरेडी, जब देख चुका था, और उसके बाद वो डे को याद करके मतलब, और एक गूज़बम्प टाइप मोमेंट रहता है कि हाँ भाई, उस दिन सोचे थे कि ऐसा करेंगे और वो चीज़ हो गया। तो मतलब सब कुछ ही मतलब ऐसे लगता है, बहुत ही वाव वाली फीलिंग है। और ऐसे मेरा बोला हुआ था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद खाटू श्याम जाऊँगा, तो मैं अपने अरे पापा वाह। के साथ ट्रैवल किया। उसके बाद मेरे पापा का नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो मतलब ये इतना, मतलब आप कोइंसिडेंट मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, मतलब आपके पेरेंट्स का बेस्ट डे भी आपके लिए वाइटल कितना हो जाता है, मतलब क्योंकि उस टाइम में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी पहले आ गया था। तो ग्रेजुअली मतलब 1.5 महीना 2 महीना बाद आता है। तो आप देखो, अगर वो सीक्वेंस भी बैठ गया कि हाँ, रिज़ल्ट के पहले दिन ही आ रहा है, मतलब तो मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें भगवान की तरफ से इशारा ही होता है, तो ये अलग ही फीलिंग है ये पूरी। गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान। लवली। सो भगवान पे भरोसा रखिए और मेहनत करते जाइए, फल मिलता जाएगा। सो कमिंग टूवर्ड्स आफ्टर क्लियरिंग योर सीए, व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप्स? आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या था, सीवी बनाने से लेकर आपका इंटरव्यू तक? सबसे पहले तो भाई पार्टी ही किया, हम्म। दबा के पार्टी किए थे अपने। जैसे बोला, खाटू श्याम ट्रैवल हाँ। किया, उसके बाद आया, फिर पार्टी किए, 10-15 दिन तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाज़ टू मार्केट योरसेल्फ, मतलब भाई अब तुम काम कर लिए हो आर्टिकलशिप में, तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट? अब कूदना है भाई, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए यू हैव टू बिल्ड योर सीवी। तो यू हैव टू बिल्ड योर सीवी, उसको उतना इतना कस्टमाइज़ करो कि उतना कुछ डाल दो कि सामने वाला को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि हाँ, बंदे ने काम किया है। तो वही था कि सीवी बनाना है, 3 से 4 दिन बैठा, मेहनत किया सीवी पे, और उसके बाद चालू किया बेचना। तो वो नेटवर्किंग का सारा, अपने जितना भी नेटवर्क है उसको यूज़ किया, प्रायर एक्सपीरियंस को यूज़ किया, प्रायर आर्टिकलशिप के दोस्तों को रीच आउट किया, सीनियर्स को रीच आउट किया, नए रिलेटिव्स को रीच आउट किया जो अच्छे पोजीशन में हैं, टीचर्स को रीच आउट किया जिससे मैंने कभी पढ़ा था, या टीचर्स वाया वाया फ्रेंड्स वाया फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये सारे नेटवर्किंग को यूज़ करके सीवीज़ पहुँचाया, और लकीली अच्छे-अच्छे जगह से कॉल आ गया था। उस टाइम डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही थी अपना टाइम में, कोविड रिकवरी पूरा था कोविड उस। रिकवरी हुआ था। तो बिग 4 से भी काफ़ी कॉल, मतलब चारों ही बिग 4 से कॉल आ गया था। उसके बाद एक अच्छी इंडस्ट्री से भी था, फिर स्टार्टअप का भी 2-3 ऑप्शन का कॉल था। तो अब उसके बाद एक बार आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहने के वजह के होना भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो वो अब क्या हो गया कि इतना ऑप्शन था, मतलब बाई मतलब टच वुड
मतलब आप 4-5 कंपनी का ऑप्शन था, तो नाउ यू आर इन अ पज़ल कि भाई अब वो एचआर का डेली फ़ोन आता है, भाई क्या हुआ फाइनल करो। तो 4-5 दिन के अंदर में यू हैव टू टेक अ हार्ड कॉल कि आपको क्या पाथ चूज़ करना है। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द स्टार्टअप। लवली रोहित, या ये वाला मतलब पॉइंट में मेरे को सबसे कैच चीज जो लगा वो लगा इज टू मार्केट योरसेल्फ। तो सीए कोर्स में मेरे को ऐसा फील होता है कि जहाँ पर अपने लैक करते हैं एमबीए से या अदर कोर्सेज में वो मार्केटिंग है। तो अपने आप को अगर आप जैसे ओटी भी होती है, एमसीएस भी होती है, उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स में आप अपना फोकस करेंगे ना तो आपको बहुत एज मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली एंड फंडामेंटली हम लोग से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। द ओनली प्लेस वेयर वी आर लैकिंग इज मार्केटिंग। एब्सोल्युटली एग्री। यस। मतलब मार्केटिंग अपने कभी ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि अपने हमेशा ही टेक्निकली में घुसे गए। आर्टिकलशिप में भी अपने गए, सीधा फेंका, काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई किया। तो यू नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रियली मार्केट योरसेल्फ, जाके पब्लिक स्पीकिंग करना, कभी कुछ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लेना। तो सबके आपके तरह सबका स्किल नहीं है, लेकिन ठीक है मतलब। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आप बोले कि आपके 4-5 ऑफर लेटर्स था, तो आपका आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया, मेरे को ऐसा फील होता है। यस। तो एज एन सीए इंटर क्लियर्ड एंड इफ आई एम लाइक एमिंग टू डू आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप मेरे को कौन सा बैकग्राउंड से करना चाहिए? जैसे ऑडिट है, टैक्स है एंड भी अदर है। तो मेरे को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत जन टैक्स पे जाते हैं, फिर उन लोगों को फाइनेंस जॉब क्रैक करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एंड मैंने देखा ऑडिट के बंदे लोगों को काफ़ी ईजी होता है क्रैक करना। तो कौन सा प्रोफाइल इज वेरी आइडियल फॉर डूइंग आर्टिकलशिप एंड हाउ इम्पोर्टेंस इज आर्टिकलशिप? मतलब माई एक्सपोजर वॉज मेनली इनटू ऑडिट, तो मैं ऑडिट को ही थोड़ा एज दूंगा। मतलब बेसिकली पर्पस ये है, रीज़न ये है बोलना कि क्योंकि सीधा हिसाब है, ऑडिट करने से यू गेट अ नॉलेज ऑफ ऑल द एरियाज। मतलब आप ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी लाइन आइटम्स है, हाँ। जिसको आपको गो थ्रू करके ही एक रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो फॉर अटेनिंग दैट रीजनेबल एश्योरेंस यू नीड टू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑल दी लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल। तो उसमें टैक्सेशन भी कवर हो गया आपका, इंड एस कवर हो गया अपना, अकाउंटिंग सारी कवर हो ही जाती है। तो you get a pretty good knowledge about that। तो आई वुड प्रेफर कि वन शुड गो विथ ऑडिट, अगर उसको जाके फिनेंस में कुछ अच्छा करना है या कुछ मतलब एक्सपीरियंस ही अपना इंडस्ट्री में जाना है, तो एफपीएनए का रोल भी हो गया। तो वन शुड हैव अ सेंस चेक कि हाँ भाई, कि मेरे को पता है कि जाएगा भाई, तुम कहीं भी जा रहे हो, तुमको बेसिकली कंपनी को आरओआई निकाल के देना पड़ेगा, सीधा हिसाब है। हाँ। तुमको अगर 10 लाख रुपए सामने का बंदा दे रहा है, तो ये वांट कि तुम 50 लाख रुपए उसको निकाल के दो। तो 50 लाख निकाल के देने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लियर नॉलेज कि भाई 40 लाख रुपए निकालना है, तो कहाँ पे रेवेन्यू लीकेज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे फंड अनयूटिलाइज है। सो ये सारा चीज़ वी कवर इन ऑडिट। मतलब अगर आप इंटरनल ऑडिट में देखोगे तो वी आर कवरिंग दैट कि कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट लूज कर रहा है। अगर आप स्टैट ऑडिट की बात कर लो, तो वहाँ पे भी आप एक एश्योरेंस ले रहे हो, वहाँ पे भी सेंस चेक लगा रहे हो, रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी चेक कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ आपका मिला जुला के कहीं ना कहीं जो आप बेस्ट रोल में घुसना चाहते हो वो काम आना ही है। तो आई प्रेफर कि वन शुड गो फॉर एन ऑडिट। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एज एन ऑडिटर वी हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एकदम। ओवरऑल मेरे को उसमें टैक्स भी कवर हो जाता है, आपका इंटरनल कंट्रोल चेक भी हो जाता है, आपका कंप्लाइंस टेस्टिंग भी हो जाती है, तो आपका ओवरऑल सारा मतलब एक तरह से पंडित बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो वन शुड गो विद ऑडिट, बट ऐसा नहीं है कि टैक्स में आपका एक्सपोजर नहीं है। तो आर्टिकलशिप आपको जो भी जिस फील्ड में भी करना है उसको ईमानदारी से 3 साल करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप करेंगे अपने। बट इफ यू हैव एन ऑप्शन, गो फॉर ऑडिट। सो इंटरव्यू, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे ऑफर्स आया, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता था एक इंटरव्यू का प्रिपेयर करने के लिए? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड गिविंग योर इंटरव्यू? मतलब अगर आपको कोई चीज़ को बेचना है, मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले को ज़रूरत है कि नहीं, तभी आप उसको वो खरीद लेगा। तो सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कस्टमाइज सीवी बेस्ड अपॉन द इंडस्ट्री। मतलब अगर आप एक ही सीवी को, मतलब अगर आप ऑडिट वाला मतलब एरिया है, अगर बिग फोर है, तो भाई बिग फोर को ऑडिट का ही एक्सपीरियंस देखना है। वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या काम टैक्स में टैक्स ऑडिट करके आए या आपने कुछ और काम कर लिया है, तो उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो यू हैव टू कस्टमाइज योर सीवी, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री विच यू आर अप्लाइंग। टोटली एग्री। तो अगर आप सपोज़ करो, आप यू आर इफ़ यू आर विलिंग टू एंटर इनटू इंडस्ट्री,
तो इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए यू कैन शो योर इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस, यू कैन शो कि आपने कुछ अकाउंटिंग में करके दिखाया है, मैं कुछ कोई आउटसोर्स बेस्ड ऑडिट आपको मिला था, मतलब अकाउंटिंग का काम था, तो वहाँ पे आपने एक टीम संभाला, यू मैनेज 5-10 पीपल्स, वहाँ पे आपने काम निकलवा के दे दिया, मंथ क्लोजर करवाया। या अगर आपको ऑडिट का सीवी बनाना है तो यू शो योर स्टैट ऑडिट एक्सपीरियंस की इतनी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की थी, जहाँ पे यू कैन एंटर मेंशन सम टेक्निकल थिंग कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेक किया, हाउ यू कंडक्टेड टीओसी, व्हाट वाज योर वॉक थ्रू प्रोसेस, वो एक्सप्लेन आप कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री विच यू आर अप्लाइंग। तो बहुत ही क्लियर था कि भाई अगर इस इंडस्ट्री में जाना है तो इसको ऐसा सीवी बना के देंगे, इस इंडस्ट्री में जाना है तो इसको ऐसा सीवी देंगे। तो जो मेरे को फ़ील होता है कि लोग नहीं करते हैं कि सीवी को हर जगह भेज देते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो फिर होते हैं कि अब मार्केट में डिमांड नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मार्केट में बहुत काम है, क्वालिटी लोगों की बहुत कमी है। ब्रश योरसेल्फ, मेहनत करो, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। अग्रीड। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली स्किल्ड। तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की काफ़ी कमी है। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि द नंबर ऑफ कंपनीज कमिंग इनटू कैंपस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो एब्सोल्युटली एग्री। पढ़ ले बेटा, मौका है, बाकी सब धोखा है। देन अगर देन कमिंग टुवर्ड्स द मेन थिंग, स्टार्टअप। सो व्हाई स्टार्टअप? व्हाई हैव यू चूज स्टार्टअप? मैं मारवाड़ी हूँ तो बचपन से एक एंटरप्रेन्योर वाला स्किल तो रहता ही है। तो काफ़ी मतलब लोग अपने पापा के बिज़नेस में जाते हैं, काफ़ी अपना खुद का पाथ बनाते हैं। अगर अपने सीए कर रहे हैं तो अपने पास एक ऑप्शन रहता है हमेशा प्रैक्टिस करने का। मेरे को शुरू से था कि हाँ, ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वैल्यू और आपको एंटरप्रेन्योर वाला तड़का भी चाहिए, तो आई थिंक यू शुड गो विद अ स्टार्टअप। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, आप ऐसा कुछ करके दे रहे हो जो सामने वाला सुन रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मतलब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे सारा स्ट्रक्चर्ड है ऑलरेडी सब कुछ। अगर आप बड़े-बड़े इंडस्ट्री को ले लो, वहाँ पे हर फाइनेंस में बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, बॉस का बॉस बैठा हुआ है। तो भाई तुम बॉस नीचे से तुम सीएफओ से कब बात करोगे? तुमको 10 साल 15 साल लग जाएगा। तो वो मेरे को नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि भाई हम जो बोल रहा है वो सामने वाला बोले या तो करेगा या तो नहीं करेगा। वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को था कि भाई हमको जाना है तो ऐसा जगह में जहाँ पे मेरा बात सुनेगा लोग, उसको इम्प्लीमेंट करेगा और रिज़ल्ट अपने आप दिखेगा। अगर हम सही है तो रिज़ल्ट दिखेगा, नहीं सही है तो फॉल बैक होगा प्लान। तो मेरे को ऐसा ही चीज़ चाहिए था शुरू से। सो और एक एज रहता है कि स्टार्टअप जॉइन करने से यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ ईसॉप। मतलब अगर मैं ईसॉप मतलब वो तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेज है। अगर पैसे की बात करूँ, पैसा तो ठीक है आपको सब जगह से मिल जाएगा। पैसा मतलब एज़ अ सीए फ्रेशर सबका सैलरी का रेंज सेम रहता है, वेदर यू गो फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप, बिग फोर जॉइन करो। लेकिन ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है स्टार्टअप में। मतलब अगर आप सपोज़ करो कि वो कंपनी भाग गया, अगर वो बढ़ गया, तो आप भी तो ग्रो करोगे उसके साथ। वो थोड़ी नया आदमी लेके आएगा और अपना पुराना आदमी को हटा देगा, तो सीधा आपको एक डिपार्टमेंट का हेड बना देगा। तो भाई तुमको और क्या चाहिए? तुम 2 साल 3 साल के अंदर में यू आर बिकमिंग अ फाइनेंस कंट्रोलर या यू आर बिकमिंग एफपीएनए हेड, यू आर बिकमिंग अ सीनियर मैनेजर बन गए आप। आपके नीचे में 10 लोग आ जाएँगे, अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतनी टीम साइज़ बड़ी हो गई। या आउटसोर्स कर दिया आपने पूरा अकाउंटिंग का काम, आप आउटसोर्स कंपनी को सँभाल रहे हो, उसको उसका 15-20 बच्चा आपके अंडर में काम कर रहा है। तो वो मतलब वो टाइम ही नहीं लगता है मतलब। सो वो एक अलग ही फीलिंग के वजह से मैंने स्टार्टअप को ऑप्ट किया था। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, स्टार्टअप में एक किसी को एंटरप्रेन्योर का फीलिंग लेना है तो स्टार्टअप इज द बेस्ट थिंग। एक्स तो आप बिग फोर में जाओ या इंडस्ट्री में जाओ, आप एक सिस्टम के पार्ट है, बट आप वहाँ खुद सिस्टम हो क्योंकि आप बना रहे हो सिस्टम वहाँ पर। तो वो वैल्यू क्रिएशन मेरे को लगती है स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया कहा आपने, हम्म, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम हम्म। डायरेक्टली, मतलब तो बहुत ही सही है। राइट। आपका इंटरव्यू से लेकर ऑफर लेटर तक स्टार्टअप का क्या कैसे जर्नी था आपका पूरा, आप डिटेल में बता सकते हैं मुझे? इंटरव्यू का जैसे मैंने प्रोसेस बताया आपको कि मतलब यू हैव टू बिल्ड योर सीवी, कस्टमाइज़ करना है, ठीक है? वही सब चीज़ है। उसके बाद नेटवर्क को यूज़ करो। स्टार्टअप्स में बेसिकली मतलब स्टार्टअप जॉइन करने के लिए यू हैव अ डेटा, मतलब आप गवर्नमेंट के अंडर में कंपनी हैज़ टू रजिस्टर एज स्टार्टअप, मतलब अगर इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट तो एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा। तो कंपनीज़ एक्ट में स्टार्टअप का डेफिनेशन है, कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, हाउ पीपल आर गेटिंग रजिस्टर्ड। तो उससे क्या है, एक डेटाबेस भी मिल जाता है आपको रेडीली अवेलेबल।
तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये स्टार्टअप का क्या नंबर है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ है, सब डेटा आप यूज़ कर सकते हो। और आजकल इतनी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ आ हाँ चुकी है प्रोफ़ेशनल यू आप डिग्रीज़ के लिए या प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ के लिए, जैसे लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म। वन शुड बिल्ड नेटवर्किंग, वन शुड स्टार्ट यूज़िंग लिंक्डइन। उसको अच्छा से अगर यूज़ करेगा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है लिंक्डइन तो। तो लिंक्डइन को यूज़ करके साइट्स, गवर्नमेंट साइट्स को यूज़ करके अपने पीयर्स को, अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को देखते हुए कि वो कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, उनको रीच आउट किया, सीवी भेजाया और फिर आई सैट फॉर एन इंटरव्यू। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री राइट। यस, आई जॉइन्ड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। तो वहाँ पे तो आप जैसे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है तो वो बंदा को आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो ई-कॉमर्स में क्या कर रहा है, वो सामने वो माल बेचता है। हाँ तो आपको फिर सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चले पड़ेगा। तो आप सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ई-कॉमर्स माल बेच रहा है तो क्या लॉजिस्टिकली हो सकता है, मतलब ई-कॉमर्स में अगर माल बेच रहा है तो क्या कमीशन का पर से है, कितना परसेंटेज लगता है। उसके बाद आपका क्या कंट्रोल, आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर एक सॉफ्टवेयर के तो मतलब एक अगर आप अपने ई-कॉमर्स में ऑर्डर कर रहे हैं सेल वेल का, तो हर सेल का एंट्री करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो ऑटो कैसे अकाउंटिंग हो जाता है आजकल। तो वो सब समझ के जाना, पढ़ के जाना, दैट गिव्स एन एज कि इंटरव्यू में बैठने से पहले। क्योंकि सामने वालों को लगेगा कि हाँ भाई पढ़ के आया है, तैयारी करके आया है, इतना सोच क्यों रहा है। मेरे को लगता है कि लोग को चाहिए इंटेंट, मतलब लकीली अभी टच वुड अभी मैं भी कभी कभार इंटरव्यूज़ देता हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसका इंटेंट इशू नहीं हो। इंटेंट अगर रहेगा और चाह रहेगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अगर 19-20 भी हो, लेकिन इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क, यू आर विलिंग टू गिव योर हार्ट एंड सोल फॉर द कंपनी, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो यू हैव टू शो योर राइट इंटेंट व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अ कंपनी। ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि इंटेंट मैटर्स अ लॉट। कि अगर बंदे का चलो अभी स्किल सेट उतना नहीं है बट उसका इंटेंट बहुत स्ट्रांग है, मैं उसको वैसा टेलर मेड कर दूंगा। एग्जैक्टली। एंड रोहित, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोले वाला कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू जो ई कॉमर्स में, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, आपने समझा कि वो कंपनी जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में और वो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है, तो आपने उसका लॉज एंड रेगुलेशंस उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। तो आफ्टर 3.5 years of experience, how would you expect a CA fresher and what would you expect from a CA fresher in a startup? ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, लाइक एज आई सेड इंटेंट चाहिए भाई सबसे पहले तो। लेकिन एट द सेम टाइम आई नीड समवन, या द समवन शुड बी कि जिसको फंडामेंटली उसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो। हम्म, मतलब क्योंकि मेरे पास स्टार्टअप में मतलब स्टार्टअप इज़ अ वेरी क्लस्टर्ड थिंग। मतलब अगर आप एक फ्लोर में देखोगे लोग खाली भाग रहे हैं इधर से उधर, आज कुछ फट गया, कल कुछ फटेगा, परसों कुछ फटेगा। कहीं कहीं पे ईआरपी का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कहीं पे कोई सप्लायर का पेमेंट रोक दिया है, कहीं पे बैंकिंग लाइन आने वाली थी उसको पैसा नहीं मिला। तो आपको कुछ ना कुछ हर जगह में आपको इन्वॉल्व रखा जाएगा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ फिनेंस टीम। आप फिनेंस में हो, वहाँ पे लोग कम हैं, तो आपको एक्सपोज़र सब चीज़ का मिलेगा। हम्म, एंड इट डिपेंड्स कि आप कितना लेना चाह रहे हो। आप अगर काम से भाग रहे हो, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। और क्योंकि स्टार्टअप इज़ समथिंग कि आपको ही पता है कि निकालने में टाइम नहीं लगता उन लोग को, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आगे बढ़ के काम आके ले। भाई एक चेयर पकड़ के नहीं बैठ जाए कि अरे हम तो 10 से 6 आएगा, मेरा काम हो गया, हम तो चल जाएगा। अगर वो 10 से 6 काम करना है तो भाई थोड़ा-सा रेड फ्लैग है। तो 10 से 6 वाला हिसाब तो नहीं चलेगा स्टार्टअप। कंप्लीटली। मतलब आप स्टार्टअप ज्वाइन करें तो अपना अपना काम करके आपको अपना काम डिलीवर करके करना करो। हो। एग्ज़ैक्ट। रोहित, वन मोमेंट व्हेन यू फेल्ट दैट दिस इज व्हाई आई चोज अ स्टार्टअप, एक ऐसा सिनेरियो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं तो इसी के लिए बना था यार? मतलब वो एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, मतलब आई डोंट वांट टू कोट अ कंपनी नेम। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सामने वाला बना रहा था, मतलब क्योंकि देखने वाला नहीं था, देयर वाज़ नो विजिलेंस, देयर वाज़ नो कंट्रोल। तो उसको ही पता है कि कुछ होने नहीं वाला है, कुछ भी भेजेगा पेमेंट तो मिल ही जाएगा। तो यू हैव टू इंश्योर कि हाँ, मतलब कि ऐसा चीज़ें भी होगी, कई कई बार कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कई बार सब कुछ लिखा रहता है, और अपने क्या करते हैं बहुत लाइटली ले लेते हैं, बोलते हैं अरे ये तो सही दिया हुआ है, इतना साल से धंधा कर रहा है। तो जो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला बात है, मतलब यू हैव टू ओपन योर आई, सब कुछ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो वो चीज़ को यूज़ करके मैंने एक पॉइंट क्रैक किया था जहाँ पे आई सेव्ड अराउंड 12 करोड़ फॉर द कंपनी। ओह वाह। मतलब तो वो बहुत ही वाव वाला चीज़ था, तो उसके लिए रिकॉग्नाइज़ भी हुआ था, तो काफ़ी अच्छा फ़ील था वो। तो वो लगा कि हाँ भाई कुछ वैल्यू ऐड करके दिया है, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में, मतलब 6 महीने के अंदर में। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इंस्पायरिंग। तो मेरी पॉडकास्ट में ना इंटरेस्ट बढ़ती जा रही, क्योंकि स्टार्टअप इतना कुछ है ना यार, मतलब समझने को, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ आपसे बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ चीज़ स्टार्टअप रिलेटेड है। जैसे आपने अभी तक अपनी सारी जर्नी बताई कि आप स्टार्टअप का इंटरव्यू प्रोसेस, ऑफर लेटर, अब मैं स्टार्टअप में इंडप घुसना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर क्या करते हो नहीं करते हो। तो मेरे को ये पूछना है आपसे, शुड अ फ्रेशर गो विद अ स्टार्टअप और शुड गो विद अ ब्रांड? क्योंकि एक डाउट मेरे को भी बहुत था कि मैं आई हैव चूज अ ब्रांड। तो आप बताइए कि एज अ फ्रेशर क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट हम्म, कितना है। मतलब अगर आप सीधा अपने मार्जिन यूटिलिटी पढ़े थे, तो आप कितना खाओगे, आपका अगर पेट इतना से भर ही आ रहा है तो ठीक है, मत लो। और तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको भूख कितनी है। अगर आपको चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, हमको साल में 4 बार छुट्टी बनाना है, हमको घूमना है, हमको ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया इन्वेस्ट कर देंगे, इतना रुपया पापा के पास साइड किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम करो। हाँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमको कीड़ा है, हमको हमको हमसे मेरे से नहीं होगा भाई, एक ही काम को डेली करना मेरे से नहीं होगा, हम 2-3 साल में बोर हो जाएगा, फिर मेरा आगे जाके क्या होगा। तो मेरा सीधा वही एक लाइन था कि भाई 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, अगर एक ही काम को करते रह जाएंगे तो स्विच कैसे होगा। तो मेरे को शुरू से ऐसा था कि जाना है तो ऐसा जगह में जहाँ पे आपको सब चीज़ का एक्सपीरियंस मिले, सब चीज़ का नॉलेज मिले। उसके बाद एक टाइमलाइन आएगा, एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पे आपको भी लगेगा कि हाँ भाई अब बहुत कुछ कर लिया, अब घुस जाते हैं स्टेबिलिटी की ओर। तो वन शुड हैव एन नॉलेज और एक्सपीरियंस, और फ्रेशर को तो सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, मतलब एकदम ही रिजिड होके एक तो बेंच पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो उसको तो कभी मतलब रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अनटिल एंड अनलेस कि आप ऐसा ही स्टार्टअप चूज़ कर लिए हो जहाँ पे भाई फंडिंग का इशू है, जहाँ पे लोग को निकाला जा रहा है डेली, मतलब सुनने में आ रहा है कि ले ऑफ हो रहा है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था, जो सेल था, उसकी मार्केटिंग टीम थी, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो पहला बात तो आपको ना पैसा देगा, ना आपका काम से कभी सेटिस्फाई होगा, और ना वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा होगा। तो वो सबको अवॉइड करते हुए यू हैव टू गिव अ सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली स्टार्टअप बोला तो कोई भी कहीं भी पहुंच गए। करेक्ट। तो वो चीज़ भी नहीं करना है। तो जिसको लाइफ में थ्रिल चाहिए, जिसको डायनामिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए स्टार्टअप उसके लिए बेस्ट है। स्टार्टअप एंड बेस्ट कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। है। तो एकदम 9 to 5 में आप 100 करोड़ के बंदे तो नहीं बन रहे। एकदम। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि चूज योर स्टार्टअप करेक्टली, तो इसमें डिलीजेंट होने के लिए मेरे को ऐसा फील होता है, जैसे अगर मैं कोई स्टार्टअप का इंटरव्यू दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसके एम्प्लॉइज से पूछूंगा लिंक्डइन में कि उसका कल्चर कैसा है, तो उससे एक सेंस चेक मिल जाएगा मेरे को। दूसरा, मार्केट में उसका न्यूज़ कैसा है। तीसरा, कि उसमें ग्रोथ स्टोरी क्या है लोगों की, कि कितने जल्दी प्रमोशंस मिल रहे हैं उसमें। और चौथा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल आज के दिन पे। एंड कोई भी रेड फ्लैग्स होगा तो न्यूज़ में पहले आता है स्टार्टअप को लेके। एंड वन शुड गो विद अ यूनिकॉर्न। अपने इसमें आएंगे, बट वो सारे चीज़ को, पैरामीटर्स को फैक्टर इन करके अपने को चूज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन रोहित ये था कि व्हाट डिफरेंशिएट स्टार्टअप फ्रॉम एन एस्टैब्लिश कंपनी? तो एक स्टार्टअप और एक एस्टैब्लिश कंपनी में क्या डिफरेंस फील होता है आपको? सबसे बड़ा डिफरेंशियल है दैट इज़ हायरार्की, उसके बाद कंट्रोल, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन। तो मैं एक-एक करके सब अगर टाइम बताऊँ आपको। हायरार्की इज़ समथिंग कि अगर आप एक एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो एक सबसे पहले तो सीएफओ आएगा, उसके नीचे में फाइनेंस डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर के नीचे में सीनियर मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे एसोसिएट होगा, उसके बाद आप कहीं जाके फॉल करोगे इफ यू आर अ सीए फ्रेशर। तो भाई इतना लाइन है। और यहीं अगर मैं स्टार्टअप का बात करूँ, तो आपके ऊपर में एक मैनेजर, उसके ऊपर सीधा सीएफओ, क्योंकि क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस को अभी भी कॉस्ट की तरह देखा जाता है। हाँ। तो उसके पास पैसा नहीं है भाई, वो अभी इसको 3 में ही चलाएगा। तो वो 3 में चलाने के लिए तो कितना ईज़िली आप ब्रिज कवर कर लिए आप। वो फाइनेंस कंट्रोलर कोई भी आया था, वो उसको सीधा बाईपास करके आप सीएफओ के पास जा सकते हो। तो वो चीज़ का जो एक्सपीरियंस है, जो वो चीज़ का जो नॉलेज शेयरिंग है, वो आपको यहीं से मिलेगा।
आपको स्टार्टअप में ही मिलेगा। आप स्टेबल इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको थोड़ा सा लैक रहेगा ही रहेगा। अग्रीड। तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना क्लस्टर्ड नहीं है। करेक्ट। ठीक है। एंड एक्सपोजर वाइज आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि स्टैब्लिश कंपनी में और एक स्टार्टअप में? एक्सपोजर वाइज ऐसे मैंने इस्टेब्लिश कंपनी में अगर मैंने अगर ऐसे आर्टिकल ही गया था, मैं अगर जाके एज एन आर्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं जब ज़्यादा था तो कई स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मतलब ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन है, काफ़ी कंट्रोल है, डेली मोनोटोनस काम रहता था उनका, एक ही काम को रिपोर्ट करना था, अपना मंथ एंड क्लोज करवाना था, सीनियर्स को रिपोर्ट करके, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। और स्टार्टअप में काम करके ऐसा फील हुआ कि डेली कुछ नया हो रहा है, डेली कुछ नया कस्टमर जुड़ रहा है, डेली कोई नया सप्लायर जुड़ रहा है, एंड और फिनेंस तो ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे आपको कोई भी बंदा उठा के ले जाएगा, भाई ये फाइनेंस में क्या पूछ रहा है, टीडीएस का मतलब नहीं पता होता है उनको, जीएसटी का मतलब नहीं होता है, एलटीसी लेना है, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी मतलब अगर सपोज़ करिए टैक्स में कुछ फट गया, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ऑडिटर्स आके बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, चल एक बार, तो फाइनेंस वाला को तो हर जगह लिया जाता है। तो वो एक जो हर जगह आप जा रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो, आपका एक नेटवर्क बन रहा है, हाँ। आपका जो एक्सपीरियंस बन रहा है। मेरे को अच्छा से याद है, मैं मतलब आई वाज़ अ फ्रेशर भाई, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ है, मैं वन ऑफ द टॉप बैंक्स ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठ के आई वाज़ हैविंग अ डिस्कशन। मतलब ठीक है, मतलब आई वाज़ नॉट गिविंग एनी इनपुट, लेकिन वहाँ पे रहना, वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना और उनका खाली डिस्कशन ही सुनना, एक बहुत बड़ा ऐसा है कि अचीवमेंट वाला भाई फील। नहीं चाहिए, मतलब पैसा कम दे दो, लेकिन हाँ। अगर ये सब चीज़ अगर आप सुन रहे हो, एक्सपीरियंस आपको काम आ रहा है, यूज़ कर रहे हो, यू कैन कोट व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट मीटिंग, आप कोट कर सकते हो उसको आगे जाके उनका लाइन्स को, और वही तो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है। वो कोई गूगल, कोई चैट जीपीटी आपको नहीं बताएगा वो सब चीज़। ये बात बहुत सही बोले आप कि मतलब जो एक पर्सनल किक मिलता है ना और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, वो अचीवमेंट जो होता है वो आपका ऑरा और आपका बहुत काम आता है, ऐसे कैटलिस्ट वाला काम करता है। एग्जैक्टली। रोहित, डिपार्टमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होता है एक स्टार्टअप में? अगर जैसे मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो कंट्रोलरशिप है, बिजनेस फाइनेंस है, एफपीएन है, बिग फोर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। स्टार्टअप में कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्टार्टअप में कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता। अच्छा। स्टार्टअप में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है फिनेंस। तुम फिनेंस का आदमी है, तुमको तो ये आता होगा, हम्म। तुम फिनेंस का आदमी है, तुमको तो ये पता होना चाहिए, तुम फिनेंस का आदमी है, तुमको तो ये कैसे नहीं पता है, बस। वहाँ पे सिर्फ अगर कुछ भी अगर अकाउंटिंग रिलेटेड पड़ गया, कुछ इनवॉइस रिलेटेड आ गया, कुछ टैक्स रिलेटेड आ गया, वो सब चीज़ पे फिनेंस के पास ही आएंगे। तो स्टार्टअप में मतलब एज आई सेड कि कॉस्ट कटिंग देखा जाता है अभी भी फिनेंस को, वो अभी भी कॉस्ट बर्डन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा टीम हो इनिशियली, मतलब कोई स्टार्टअप इतना रुपया नहीं लगाएगा अपने फिनेंस टीम के पीछे हाँ। में, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, मतलब यू यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जितना स्टार्टअप ग्रो करता रहेगा, जितनी टीम साइज बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से स्ट्रक्चरिंग होगा, कंट्रोलरशिप का एक डिपार्टमेंट बनेगा, एक बिजनेस फिनेंस का डिपार्टमेंट बन जाएगा, एक एफपीएनए का डिपार्टमेंट बन जाएगा, एंड कोई मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूँ कि आप कोई भी डिपार्टमेंट के हेड बन जाओगे, नहीं लेगा कोई नया बंदा को, वो पुराना ही बंदा को हाँ, यूज़ करके उसके नीचे ही 4 लोग को लेके आएगा। तो आप 2 साल के अंदर में 5 साल एक्सपीरियंस आपका नीचे में काम कर रहा हो, कोई बड़ा बात नहीं है। एकदम सही बोला आपने। आज स्टार्टअप का अल्टीमेट विजन तो इंडस्ट्री बनना ही है। एकदम। और बट इंडस्ट्री में आप एक सिस्टम के पार्ट हो, जैसे मैंने बोला, और एकदम। वहाँ आप लिटरली एक सिस्टम क्रिएट करोगे। हो सकता है 5 साल में एक इंडस्ट्री का बंदा मैनेजर बनेगा, आप शायद एक बीओ के हेड बन सकते हो वहाँ पर, तो उसका एकदम। रिवॉर्ड है। अह, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप में फिनेंस को कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है, बट मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हाउ डज अ सीए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइक फंडिंग अ स्टार्टअप? तो जैसे मैं ड्यू डिलीजेंस करता हूँ, तो मैं अदर साइड ऑफ द टेबल के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक सीए का क्या रोल रहता है स्टार्टअप को फंड कराने के लिए? मैंने 2-3 बार शायद पॉडकास्ट में यूज़ कर दिया, सीए को अभी भी कॉस्ट की तरह देखा जाता है, हाँ। फाइनेंस को कॉस्ट की तरह देखा जा रहा है। वो था वो बहुत ही ओल्ड लॉजिक, मतलब वो मेथोडोलॉजी अभी नहीं चलती है वो मार्केट में। वो पुराना सोच है, वो बाबू कंपनीज़ का तरीका था, कलकत्ता के प्रमोटर्स का सोचना था, या आपका कोई भी बाबू कंपनी ऐसे सोचते थे। लेकिन आज का डेट में मतलब ये सारा गेम फंडिंग का है। आपके पास जितना पैसा आएगा, जितना फंडिंग आएगा, आपका उतना रुपया का वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, और कोई भी चीज़ को वैल्यूएशन करवाने के लिए, प्रोजेक्ट करवाने के लिए, क्लोज़ करवाने के लिए, यू रिक्वायर्ड अ गुड फाइनेंस टीम।
तो एक फिनेंस टीम में मतलब आई वुड से कि सीए ही ज़रूरी है भाई। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री का आदमी जो चीज़ों को सोच पाए, जिसका इंटेंट है, जिसका सोचने का तरीका डिफरेंट है, जो अपने नंबर्स पे कंट्रोल रखा है। हम मारवाड़ी हैं, हम लोग को भाई समझाया ही बचपन से ये गया है कि भाई तुमको अगर तुम्हारा हिसाब किताब में तुम पक्का है, तुम आगे जाके तुम्हारा सब कुछ सही होगा। तो बुक कीपिंग आपका जितना कंट्रोल है, बुक कीपिंग जितना बढ़िया है, आप उतना फ़ंड उठा पाओगे। अगर मैं आपके कंपनी में आ रहा हूँ पैसा लगाने के लिए, अगर आप मेरे को डेटा ही नहीं दे पा रहे हो, तो हम क्या देख के लगाएगा भाई? मेरे को डेटा चाहिए ना, और डेटा में एक्यूरेसी चाहिए। तो डेटा में एक्यूरेसी, डेटा पे ट्रस्ट, वो डेटा पे कॉन्फिडेंस कौन दिलवाएगा आपको? एक सीए ही दिलवा पाएगा। तो इसीलिए स्टार्टअप इज़ नॉट थिंकिंग लाइक कि भाई ये तो मेरा कॉस्ट बढ़ाएगा। स्टार्टअप ये सोच रहा है कि भाई ये ही मेरे को पैसा दिलवाएगा, और ये पैसा दिलवाएगा तभी मार्केटिंग वाला बंदा जाके धंधा करेगा, तभी मैं मार्जिन लेके आऊँगा, तभी मैं कुछ कमा पाऊँगा, तभी मैं रिटर्न में कुछ दे पाऊँगा अपने इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम चल रहा है अभी। पीपल आर टेकिंग सीएस या अलग प्रोफेशनल डिग्रीज को एज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड नॉट एज अ कॉस्ट कटिंग थिंग वाला चीज़। मैं जितना मैंने प्रोजेक्ट्स किया, जितना मैंने एनालाइज किया, 90% ऑफ द स्टार्टअप के सीएफओ सीए ही है। एकदम एंड बहुत सारी जगह तो ऑप्स में भी लीड कर रहे हैं अपने सीए। तो ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनली कि अपने सिर्फ ऑडिट में है या अपने सिर्फ बुक क्लोज करवा रहे हैं। तो इस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल में भी सीए का बहुत बड़ा पार्ट है इधर। एक क्वेश्चन था मेरा रोहित, एज अ सीए फ्रेशर, कि शुड आई ज्वाइन अ सीड फंडेड स्टार्टअप की जो बस इनिशियली अभी नया नया है, और आई शुड ज्वाइन अ एस्टैब्लिश्ड वन, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक जोमेटो और स्विगी? मतलब थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रक्चर्ड में जाना चाहिए। मतलब इतना भी सीड फंडेड में जाने से तो क्या है, सबसे पहला तो भाई वो चलेगा नहीं चलेगा उसका भी एक सर्टेन रिस्क है। मतलब अगर आप जा रहे हो वहाँ पे जाके आपको बैठा दे रहे हैं कि काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा क्या है? मतलब आप 6 महीना निकल जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द ज़ीरो। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली कुछ भी सीड फंडेड में चल जाओ कि भाई इतना रुपए का तुमको ईसॉप दे देंगे, आ जाओ ये कर लो कर दो। भाई तुम दे तो देगा, तुम्हारा ईसॉप का वैल्यू बढ़ेगा तब ना तुम पैसा मिलेगा हमको। वही तो कोई सब को आप सेंस वेस्ट नहीं कर पाओगे। वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है वहाँ जाने का? तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जगह में जाना चाहिए, जो कि हाँ, जो कि दिख रहा है आपको कि इसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब शार्क टैंक में आप देखो ना भाई, हाँ, उसको पैसा जब चाहिए रहता है वो तो समझाता है ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास इससे कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा सप्लायर से बात हो रखा है। सेम चीज़ आपको एज एन एम्प्लॉय भी सोचना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी के पास ये है, इस कंपनी का ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ चुका है, उसके पास ये इसी का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आगे जाके 5-10 साल 15 साल इसको पैसा का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप वो कंपनी ग्रो करेगा और आप भी उसके साथ ग्रो कर ही जाओगे। इसको मैं पूरा रिलेट कर पाता हूँ शेयर मार्केट से, कि एकदम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना अपने को, थोड़ा सा स्मॉल कैप में जाना है जो आगे चल के ब्लू चिप बनेगा। एकदम बहुत बहुत बढ़िया कहा। ठीक है रोहित। रोहित, एक क्वेश्चन था मेरा, कि एज अ सीए जॉब सिक्योरिटी और का डर रहता है स्टार्टअप में। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स का एट्रिशन रेट काफ़ी हाई है एंड ले ऑफ्स काफ़ी होते हैं स्टार्टअप में। तो जॉब सिक्योरिटी को लेके काफ़ी कंसर्न रहता है मेरा और काफ़ी सारे सीएस का। तो एज अ सीए फ्रेशर जॉब सिक्योरिटी को लेके आपको क्या बोलना है, उसको क्या एडवाइस करना है एज अ सीए फ्रेशर को? ऐसा एडवाइस नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ सब। सीए फ्रेशर को, मतलब सीए को, फिनेंस को सबसे लास्ट में ले ऑफ किया जाता है। हाँ, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि हिसाब ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो निकलेगा जो आदमी जो सेल नहीं ला पा रहा है, जो मार्केट नहीं कर पा रहा है, या उसको लग रहा है कि भाई अब डिक्लाइन स्टेज आ गया या एग्जिट का टाइम आ गया, फाउंडर को लग रहा है पैसा निकाल के बस क्लोज करना है। तो वो सबसे पहले मार्केट का आदमी को ही निकालेगा, जो मार्केटिंग में इन्वॉल्व था, जो वेंडर्स थे, जो वेंडर्स के साथ डील करता था, जो सप्लायर के साथ डील करता था, जो कस्टमर एक्विजिशन करता था, तो वो सबसे पहले वही निकलेगा। क्योंकि फिनेंस को इसीलिए एग्ज़िट बहुत ही एंड में मिलता है, क्योंकि आप क्योंकि इतना सारा प्रोसीजर है, इतना सारा पेपर वर्क है, इतना सारा ड्यू डिलिजेंस करवाना है, ऑडिट करवाना है, फंडिंग दिलवानी है, क्लोज़र चाहिए, तो वो फिनेंस हमेशा ही पार्ट में रहेगा। तो फिनेंस को हमेशा लास्ट तक रोक के रखा जाता है। और एट्रिशन और ले-ऑफ का अगर बात करूँ तो हाँ, मतलब भाई पैसा होना चाहिए कंपनी के पास देने के लिए। अगर पैसा ही नहीं है तो वो बैठा के थोड़ी तुमको खिलाएगा। एंड यू आर नॉट गिविंग योर 100%, या यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द आरओआई व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम। मतलब वो सोच के रखा था कि अगर ये बंदा आएगा तो मेरा ये काम तो ये सँभाल लेगा, तो इसको मैं इतना रुपया दूँगा। उसको 6 महीना बाद, साल भर बाद, डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद ऐसा फ़ील होने लग गया है कि वो इतना काम नहीं कर पा रहा है, नहीं सँभाल पा रहा है।
तो ही वोंट गोइंग टू पे यू। मतलब यही तो डिफरेंशिएट करता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में आपको निकालेगा नहीं, आपको स्विच कर देगा, आपको ये इंडस्ट्री में भेज देगा या इधर भेज देगा, उधर भेज देगा, दूसरा एरिया भेज देगा, कोई सीनियर के अंडर में डाल देगा, कहीं भी भेज देगा, क्योंकि उसके पास हज़ार ऑप्शन है। फिनेंस में जो बंदा सीनियर लेवल पे बैठा है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो या तो काम करके दे दो, वो खुश है, नहीं करके रहेगा तुम हट जा, हम दूसरा लेके आते हैं। क्योंकि उसके पास उतना मगजमारी करने का, उतना समझाने का, उतना उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि भाई वो तुमको बैठ के तुम्हारा काउंसलिंग करे कि अरे भाई क्या हो गया, आजा, क्या ऐसे काम कर, ऐसे काम कर। वो उसके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही है। एंड अगर आप उस टेबल में बैठोगे एंड यू कैन फ़ील दैट, मतलब कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बंदा का नेचर ऐसा है। उसके वो हेल्पलेस है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो उसको ही हैज़ टू टेक सम एक्शन, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सबको एट द एंड अपना तो बचाना ही है, अपने आप को बचा के चलना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप को बचाने का चक्कर में ही हैज़ टू टेक अ हार्श कॉल। तो आई डोंट थिंक, मैं मतलब मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में। और मेरे को डीपली ऐसा लगता है, मैंने एट्रिशन एनालिसिस बहुत डीप लेवल में किया अपने डिलीजेंस में। तो फाइनेंस को लास्ट में निकाला जाता है, आपने बहुत सही कहा। सबसे पहले ऑप्स के बंदे को टारगेट किया जाता है, फिर मार्केटिंग के बंदे को। तो फाइनेंस तो चाहिए कंपनी को, नहीं तो वो ऑपरेट कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे उसको करें? पता ही नहीं रहेगा उसको। और दूसरा, एज ए सी आपको डिलीजेंट होना चाहिए। आप जैसे कंपनी का ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट पढ़िए, उसका फंडिंग सीरीज देखिए, उसका कैसा ग्रोथ स्टोरी है। और जब आप घुस गए उसके बाद आप देखिए कि उसका कैश बर्न कैसा चल रहा है, उसके पास कितना पैसा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो जब आपको रेड फ्लैग्स ट्रिगर होने लग जाएगा, तब आप अपना स्विच होने का सोच ये देखना पड़ेगा, आपको एक एकदम कॉल लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। स्टार्टअप में क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है जो आपको हाईलाइट करना है व्यूअर्स को? बहुत देर से प्रोस 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 की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई स्टार्टअप ज्वाइन करो, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ग्रोथ हो जाएगा, ये शॉप मिलेगा। मैं थोड़ा सा कॉन साइड की बात करूँ तो जिसको जिसको लाइफ को एंजॉय करना है, जो जिसको हैपनिंग चाहिए ज़िंदगी, जिसको साल में 4 बार ट्रैवल करना है, छुट्टी चाहिए, जिसको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, जिसको अपने दोस्तों के साथ घूमना है, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उसके लिए भाई नो नो, यू शुड नॉट गो विद अ स्टार्टअप। क्योंकि वो जगह में हर बार वो क्लस्टर्ड जगह है, वो उसमें हमेशा ही मारा-मारी रहेगा। अनटिल एंड अनलेस दे हैव क्रैक्ड, दे हैव बिकम अ यूनिकॉर्न, वो फंडिंग आ गया, आईपीओ लेके आ गया, नहीं तो तब तक तो वो हर दिन ऐसे जिएगा कि जैसे उसका आखिरी दिन हो। मैराथन चल रहा है। तो ऐसे गाना है ना, अपना दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हाँ। वैसा ही स्टार्टअप में कल्चर ही रहता है। सुबह फाउंडर सोच के आता है भाई आज मेरा एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा है ना, बोला हाँ चलो ठीक है, आज का दिन तो निकल गया। वो माइंडसेट में वो लोग काम करते हैं। तो जब वो माइंडसेट आपका रहेगा तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि सामने वाला भी वैसे ही सोचे और अपना कंपनी को ओन कर ले। तो वो जब तक माइंडसेट रहेगा तो आप 10 से 6 साल में 4 बार छुट्टी अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो द वन हु इज़ लुकिंग फॉर अ वर्क लाइफ बैलेंस, जिसको चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा-सा स्टेबिलिटी हो लाइफ में, इतना रिस्क नहीं चाहिए भाई हमको कि 5 साल बाद 10 साल बाद पता चला इतना मेहनत भी किए और हमको निकाल भी दिया। तो क्या मतलब है भाई इतना मेहनत करने का? तो जिसको जिसका रिस्क एडवर्सिटी मतलब कुछ ख़राब नहीं है भाई, रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। हम खुश हैं इतना हाँ। रुपया में तो हमको नहीं चाहिए, मेरा और भी दूसरा तरीका से हम पैसा कमा सकते हैं। तो कोई सेंस नहीं है इसको घुसने का। और जिसको चाहिए कि भाई हाँ, कीड़ा है, मतलब वो कीड़ा वाला चीज़ वो ही थ्रिल जैसे आपने कहा, आपको घुसाएगा इसमें, वरना और कोई है नहीं। वो टान उधर ही आएगी जिसको थ्रिल वो है, जिसको थ्रिल है जिसको वो। बिजनेस करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। तो आप स्टार्टअप ज्वाइन करोगे, आप बिजनेस सीख जाओगे सेक्टर के, तो खुद का आप कुछ चालू कर सकते हैं आगे चल के, अगर हाँ, आपको। मतलब आप इतने लोगों से मिल रहे हो, उतना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो, सब मतलब सभी से आपका बात कर रहे हो। अगर सप्लायर का पेमेंट कराना है तो अपना सप्लायर अपना धंधा बताने लग हाँ। जाता है कई बार फ़ोन में, भाई हम ऐसे करता था, ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो वो अपना पेमेंट निकालने के लिए आपको इतना नॉलेज दे के चला जाएगा, तो आपको और क्या चाहिए भाई, फ्री में आपको पैसा तो कंपनी का ही देना है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको एक मतलब अनस्ट्रक्चर्ड जगह में ही मिलेगा, मतलब नॉट नॉट एग्ज़ैक्टली स्टार्टअप, वो अनस्ट्रक्चर्ड जगह में ही मिलेगा। यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, जहाँ पे कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट यू आर रिपोर्टिंग टू सीएफओ और डायरेक्टर वाला चीज़। अग्रेड। मैं इंस्टीट्यूट को एक लेटर लिखूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टअप में जो काम करते हैं उसको बगल में सीएफ हम भी चलाने दे। क्योंकि काम तो दोनों ही रिस्क इन्वॉल्व है और दोनों का स्किल सेट वैसा ही है। मजाक कर रहे थे, चलो थोड़ा-सा नेक्स्ट। कॉन्फिडेंस चाहिए। व्हाट इज द एग्जिट अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक टाइम टू स्विच इन स्टार्टअप? मतलब आप वंस यू एंटर अ स्टार्टअप, आपको पता चल गया था कि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड जगह है, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा और आपको ये एरिया है जहाँ पे अभी भी स्कोप है कि आप यहाँ पे कुछ बिल्ड करके कुछ ऐसा कुछ दिखा दो कि
आपको उतना रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाए। एंड वंस यू अटेन दैट, वो कंट्रोल यहाँ पे भी आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, स्ट्रक्चर कर दिया, आप उस काम को अब साल 1.5 साल से कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अब कुछ नया नहीं आ सकता, मतलब कुछ नया है नहीं, अब क्या क्या व्हाट नेक्स्ट, और आपका कीड़ा है दिमाग में कि आपको व्हाट नेक्स्ट चाहिए, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो वो व्हाट नेक्स्ट जब आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, तो इवेंचुअली यू हैव टू टेक अ कॉल टू स्विच। हाँ, मतलब अगर किसी का भाई शॉप अगर है, हाँ तो उसको वेस्टिंग वेस्टिंग देख के मतलब ज़बरदस्ती का नुकसान करके मतलब भागना मतलब सेंस नहीं लगता हमको। भाई देख लो, मतलब 2-3 साल का अगर तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड है और तुम्हारा 6 महीना बाकी है, तो भाई इतना भी कूल मत बनो कि अरे हम तो नवाब है, हम तो छोड़ के चल जाएंगे, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा का मोह माया नहीं है। तुम भाई 6 महीना रुक जा भाई। कर ले, पैसा पेशेंस। मिलेगा भाई, अच्छा पैसा मिलता हाँ, है। हाउ अ टिपिकल डे लुक लाइक, एक दिन मतलब आपका स्टार्टअप में प्रेशर पीरियड चल रहा है वर्सेस एक लीन पीरियड, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कैसी है उसके बारे में आप डिस्कस करिए ना थोड़ा। मतलब आपका वीक का पहला 3 से 4 दिन लोग खाली भाग रहे हैं, मतलब मैं आपको जैसे बताया, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ रहता है। वीकेंड पड़ जाता है तो वीकेंड मतलब मंडे मॉर्निंग तो ऐसा रहेगा कि अरे, मतलब अगर आप अपना कैलेंडर देखोगे तो आपका 15-20-25 इनवाइट आया हुआ है, ओवरलैप 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 हो रहा है, कॉल के बाद आप कॉल ले जा रहे हो। तो वीक के पहले 2-3 दिन तो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, बहुत ही मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है काम करने का। मतलब ऐसा होता है कि कई बार आपका डिलीवरेबल आप 8 बजे के बाद स्टार्ट कर रहे हो, आप पहला सुबह का 8 घंटा तो आप मीटिंग में ही थे, जो कि आपका KRA ही नहीं था, मतलब आपको उसके लिए कोई रिवॉर्ड देगा ही नहीं, वो काम को काम ही नहीं समझता आपका सीनियर, लेकिन आपको बस इन्वॉल्व कर दिया गया था। बोला इसमें भी चला जा, ये क्या बोलेगा सुन ले, इसका बात ये वो, एक बार फाइनेंस का आदमी को रहना जरूरी है, जाके इसका बात सुन ले, तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो लास्ट में एंड ऑफ द डे आप बोलोगे मैं तो ये कर रहा था, बोला भाई ये क्यों करना था भाई, तुम ये तेरे को हम फाइल दिया था, इस ये कब क्लोज होगा हमको ये पता। तो आपको 8 बजे के बाद बैठ के अपना काम करना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपको दिखाना है। तो काफ़ी मतलब बोलने का मतलब यही है कि इट इज़ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, कोई तरीका नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है काम करने का, और लीन पीरियड बोल के कुछ नहीं है। मतलब अनटिल अनलेस एज अ सेट कि वो एक अटेन कर लिया, हाँ वो अब एक स्ट्रक्चर इंडस्ट्री बन गया, पैसा आ गया, आपके नीचे में 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आपको 5% 10% टाइम मिल जाएगा एक, हाँ कि अब आप शांति से बैठ सकते हो, और नहीं तो फिर आपको खाली भागा दौड़ी ही मचा रहेगा वो। ओके, आपको फाउंडर्स के साथ वर्क करने का मौका मिला क्या? डू यू गेट अ चांस टू वर्क विद फाउंडर्स? यस, मैं डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम किया हूँ, मतलब ऐसे फिनेंस फाउंडर्स को भी कई बार इंपॉर्टेंट नंबर्स चाहिए होता है, कई बार कोई अलग कट से नंबर्स देखना पड़ता है, कभी कोई रीजनल वाइज सेल मांग लेगा, कोई बोलेगा सिटी वाइज बता दे, कोई बोलेगा कि भाई मेरा रिटर्न कितना हो रहा है, कोई बोलेगा भाई कैंसिलेशन कितना है, कोई बोलेगा कि पेमेंट नहीं आया। तो फाउंडर्स कई बार रीच आउट करते हैं आपको, मतलब काफ़ी बार रहता है कि भाई वो अपना आपके ऊपर का जो सीनियर है उसी के पास जाएगा, लेकिन अगर सीनियर प्रेज़ेंट नहीं है और आपको लग रहा है कि, और उसको लग रहा है कि हाँ मतलब आप बिना सीनियर के जो भी डेटा देते हो वो बहुत ही फैक्चुअल रहता है, तो कई बार वो सीनियर को बाईपास करके आपके पास आता है। ओह, और तो अगर आप उस टाइम अपने आप प्रूव कर दिए और यू हैव अ रेडीली डेटा, तो बहुत मतलब अलग ही बॉल गेम है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एज दे देता है फाउंडर उस टाइम में। विजिबिलिटी मैटर करती होगी बहुत, फाउंडर विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको स्टार्टअप में। जान रहा है, वो आपकी वो टीम का आपको पार्ट है। जान रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, बताओ और क्या चाहिए आपको। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत आ रहा था बहुत देर से, वुड यू कंसिडर मूविंग बैक टू कॉर्पोरेट? व्हाई एंड व्हाई नॉट? मैंने जैसे अब बोला कि अगर मेरे को अगर ऐसा फील होगा कि भाई हम और मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब और इतना माथा हम नहीं लगा सकता, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, आई हैव अटेंड, अब मेरे को चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना रुपया हो गया है, मेरा ESOP वेस्ट हो गया है, मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, अब हम जाएगा। मतलब इफ़ यू आर अ मैरिड, अगर आपका बच्चा वच्चा हो गया है तो हम अपना बच्चा पे फोकस करता है, थोड़ा सा टाइम पैरेलली घर में अब देना चालू करेगा। आई हैव, तो आप वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कंपनी में जाके एक एरिया पकड़ लो, एक पोजीशन ले लो और अपने लोगों से काम करवाओ, मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है। तो मेरा अभी सैचुरेशन पॉइंट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कभी आएगा, मेरे को भी मतलब नहीं लगता कि आपका कभी आएगा। मैं तो मतलब मेरे को नहीं चाहिए हम्म, ऐसा लाइफ कि मतलब आई वांट टू वर्क अंटिल, मतलब अंटिल एंड अनलेस कि कुछ बहुत ही मेजर हो गया, मतलब तो ही अगर ऐसा पॉइंट आएगा, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, मतलब आई डोंट वांट एनी एग्जिट मतलब। ओके,
एंड आपने इतने देर से थ्रिल का बात कर रहे हैं, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पर आपको बहुत थ्रिल फील हुआ स्टार्टअप में? थ्रिल फील हुआ था मेरे को एक बार। थ्रिल फील हुआ था जब ऐसा हुआ था कि एक स्टार्टअप का जो प्रमोटर था, मतलब इट वाज नॉट द स्टार्टअप व्हिच आई वाज वर्किंग डायरेक्टली, लेकिन मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया था। वो स्टार्टअप का जो फाउंडर था उसको कोई बैंक लोन नहीं देता, ओके। मतलब पुराना पोजीशन की वजह से, पुराना एनपीए की वजह से नहीं दे रहा होगा उसको लोन। लेकिन मतलब ऐसा सिचुएशन आया था कि फाउंडर जो नया कंपनी जो उसने स्टार्ट किया और जो टीम बनाया उसने फिनेंस का, और उसमें जो सीएफओ था, मतलब वो दूसरे बैंक को जाके ऐसे अप्रोच किया, और मतलब डिस्पाइट बीइंग अ नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग, पूरा खराब सिविल के बाद भी, और अपना अपने आप को ऐसा उसने मार्केट किया और ऐसा फाइनेंशियली ऐसा प्रोजेक्शन दिखाया कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मतलब ऐसा उसको अपना वर्ड्स में मतलब इतना इन्फ्लुएंस कर लिया कि द बैंक कुड नॉट डिनाई, इवन द डेटाबेस जो उसके पास था कुड नॉट, मतलब उसको परमिट ही नहीं करा था कि भाई इसको लोन देना चाहिए। उसने उसको 100 करोड़ रुपए का सीसी सैंक्शन करके चला गया। मतलब द पावर ऑफ वर्ड्स, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंशियलिटी, और नंबर्स का जो पावर है, नंबर का जो गेम है, वो जो उसको बिलीव करवाना, मतलब हम बैठा था भाई, शॉक हो गया भाई, ये नंबर क्या बोल रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है नंबर। ये जो प्रोजेक्शन बता रहा है 5 साल बाद हम ये कर देंगे, 2 साल बाद हम ये कर देंगे, हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो अपना वर्ड से, अपना प्रोजेक्शन से उसको ऐसा बिलीव दिखा दिया। और बैंक का बहुत ही सीनियर बंदा था वो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी पागल बना के चला जाएगा। वो उतना कोई मतलब इस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर दिया कि भाई उसको संग संग 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में लोन सैंक्शन हो गया, और उसके बाद वो स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है आज के डेट जैसे आपने कहा कि ये चीज़ चैट जीपीटी नहीं सिखा में। पाई नहीं है, सिखा पाएगा चाहिए। कोई स्पेसिफिक टूल या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एज अ सीए फ्रेशर आई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ बिफोर गोइंग टू स्टार्टअप? ऐसा मतलब ऐसा कोई टूल नहीं है, मतलब यू नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट विद द माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। मतलब एक्सेल 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 एक्सेल, मतलब अगर आपको प्यार करना पड़ेगा एक्सेल से, अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री, मतलब नॉट ओनली स्टार्टअप। अगर यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, या कोई भी अलग टूल आप यूज़ करते हो, आपका कंपनी यूज़ कर रहा है, अगर यू आर वेरी प्रोफिशिएंट विद द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है, तो वो आपका आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब अगर आपको जो काम करने में 2 से 3 दिन लगता है, अगर आप उसको ऑटोमेट कर पाओ, तो यू कैन, दैट इज़ अ हाफ डे जॉब, और आपका जो 2 दिन आप आराम से उसको यूज़ करके कहीं और चीज़ में दिमाग लगा सकते हो, और आप उस 3 दिन बाद वो फाइल दोगे तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये 3 दिन क्यों लगाया इस काम में। वो तो 3 दिन का ही काम था, लेकिन आपका जो स्किल है, आपका जो आपने जो चीज़ें बिल्ड की है, आपने जो एक्स्ट्रा जो अपना नॉलेज मतलब गेन किया है, दैट इज़ हेल्पिंग टू सेव योर 2 डेज़। तो आप आराम से वो काम को 3 दिन बाद प्रोजेक्ट कर सकते हो, और 6 घंटा में वो काम हो सकता है। अगर आपके पास पूरा प्रॉपर कंट्रोल है अपना एक्सेल का, या आपका जो भी आप टूल यूज़ करते हो उसका, आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज का, फंक्शन का आपको पता है कि कैसे ऑपरेट करना है। मोस्टली एक्सेल में फोकस मतलब आपका। एक्सेल मेरे हिसाब से बहुत ही वाइटल, मतलब बहुत ही फ़र्क, मतलब अलग ही पिक्चर चेंज कर देता है। अगर आप, मतलब मैं भी कई बार लोगों को देखता हूँ, भाई तुमको एक्सेल आता है क्या, आ जाओ तुमको हम रख लेते हैं। मतलब ऐसा चीज़ है, मतलब एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मिथ हटा देते हैं लोग व्यूअर्स के कि स्टार्टअप में मोस्टली जो टूल्स यूज होते हैं वो आपका टैली हो गया या क्विक बुक्स हो गया, जो क्योंकि उन लोग के पास बजट नहीं है सैप में जाने का, तो वो सब चीज़ बहुत ईजी आप ग्रैब अप कर पाओगे। तो मोस्टली फोकस ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टूल्स बिफोर ज्वाइनिंग स्टार्टअप। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि आपको सामने वाली टीम से बात करना है, फंडिंग दिलवानी है उनको, तो हो सकता है फाउंडर्स के टीम के पार्ट हो गए जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। मतलब अगर मतलब वही है ना, आपको अपना काम दिखाना है, और काम तभी आप दिखा पाओगे जब आप बोलना करना कर मतलब सीख पाओगे या कर पाओगे। आप बोल ही नहीं पाओगे, कर करके देते रहोगे, आपका सीनियर अपना सामने काम को सिखा के चिपता रहेगा अपना नाम पे, और आप खाली उसको डेटा बना बना के देते रहना। तो यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ, तो फॉर मार्केटिंग यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब ये जो पॉडकास्ट नेवर एंडिंग हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई शुड प्रिपेयर माय सीवी फॉर द स्टार्टअप, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग एरिया है। बट हाँ, वन शुड गिव इन माइंड द नेगेटिव साइड ऑल्सो कि जो रिस्क इन्वॉल्व है। सो थैंक यू सो मच रोहित, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स। एंड एक क्वेश्चन था, एनी एडवाइस फॉर द एस्पायरिंग सीएस?
पढ़ ले बेटा, मौका है, बाकी सब धोखा है। जो एक लाइन तुम में आपने पूरा बचपन से बोल रहा है ये हाँ। बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रियली मीन्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं स्टार्टअप में क्या होता है ये नहीं सीखूंगा, ओवरऑल एक सीए का थॉट प्रोसेस क्या होता है, एक किस तरीके से डिलीवर करना है, वो चीज़ मुझे बहुत फ्रूटफुल लगा इस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सा लाइक रोल के लिए बनाना चाहिए, सो आई वुड बी trying to like pitch for that podcast. So thank you so much and keep watching my videos. Thank you, Rohit. थैंक्स।